हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई थिंक आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। देखो, आज अपन इस लेक्चर के अंदर आपके जो सी इंस्टीट्यूट ने आरटीपी दी गई है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि अपने वीएसआई का मेन पैटर्न रहता है कि अपन जो सी इंस्टीट्यूट की जो बुक है एसएम स्टडी मटेरियल, उसी को आपको सॉल्व करना होता है। साथ ही साथ मैंने आपको हमेशा कह रखा है कि भाई टेक्स्ट के लिए आपको जो लेटेस्ट रिसेंट आरटीपी आती है उसको भी आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आरटीपी में से काफ़ी कुछ स्टेटरी अपडेट के पॉइंट होते हैं वो एग्जामिनर कंसीडर करता है। तो आपको मैंने हमेशा जो स्टडी, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या है कि पूछते रहते हैं कि सर क्या पढ़े क्या छोड़े किस तरह से स्टडी करें, तो आपको सबसे मेन चीज़ है आपका स्टडी मटेरियल। जैसे शर्मा सर ने भी आपको बता रखा है कि स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, और साथ साथ जो आपके रिवीजन टेक्स्ट पेपर आरटीपी आपके पोर्टल पे दी गई है। तो अभी लेटेस्ट नवंबर 2023 की आरटीपी है जो कि आपके नवंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको सॉल्व करनी है। इवन मई 2023 की भी आरटीपी अपने वीएसए चैनल पे ऑलरेडी पिछले अटेम्प्ट के साथ ही अपडेटेड लगी हुई है, तो वो आपको स्टडी करनी है। इसके साथ साथ जीएसटी के अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि काफ़ी कुछ स्टिचरी अपडेट हुए हैं, तो अपन ने वो स्टिचरी अपडेट क्लास के अंदर ही डिस्कस कर लिए थे, तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने पीडीएफ के अंदर वो सारी चीज़ कवर्ड है और आपको वो टेलीग्राम वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। तो आपको जो स्टडी करनी है वीएसआई मटेरियल के साथ ही करनी है, इसके अलावा आपको बाहर का मटेरियल नहीं पढ़ना। और मैंने कहा कि वीएसआई मटेरियल आप कर लोगे तो आपको सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे। आरटीपी एमटीपी जो आपके पोर्टल पे लगी हुई है, सी इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे है, उसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और बाकी की मैं आपकी हेल्प करूंगा अभी आपको सॉल्व करने के अंदर कि आरटीपी के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो किस तरह से अपन को सॉल्व करना है। मैंने कहा जिसने अपना मटेरियल पूरा पढ़ रखा है वीएसआई का, उसको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वही सारी चीज़ें इसमें कंसिडर हो रही हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पर जो सी इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे नवंबर 2023 स्टूडेंट नवंबर एग्जामिनेशन नवंबर 2023 जो आपके होने वाला है उसकी जो आरटीपी दी गई है उसको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और स्टूडेंट देखो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और जीएसटी के तो और भी सिंपल है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन जीएसटी को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके केस सिनेरियो को लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट केस सिनेरियो आपके दिया गया है, केस सिनेरियो आपके दे रखा है जिसको मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट केस सिनेरियो जो आपके नवंबर 2023 की आरटीपी का दिया गया है। तो आपके केस सिनेरियो आपके दे रखा है। देखो, जब कभी भी केस सिनेरियो पढ़ते हैं तो ये आपके सारे क्वेश्चन इस केस स्टडी से ही रहते हैं, तो केस स्टडी को बहुत केयरफुली ध्यान से आपको पढ़ना है। और दूसरी चीज, वो आपसे चाहता क्या है, जितने भी जो उसके क्वेश्चंस रहते हैं तो वो इसी में से निकलेंगे। तो आप चाहो तो पहले उनको आप देख सकते हो कि वो आपसे रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, आपसे क्या चाहता है, तो उससे आप वो फोकस हो जाएगा कि मुझे कौन सी चीज पे मेन फोकस करना है, मुझे कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना है। तो आप जब केस स्टडी पढ़ोगे तो उसमें आप अपने ध्यान को वहां पर हाईलाइट कर सकोगे। तो आप सबसे पहले तो देखो, ये तो केस स्टडी है, लेकिन उसमें आपका जो पॉइंट आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है तो वो कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 1 to 5। 1 to 5 है, तो सिर्फ अपन को देखना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी टू मिस्टर शाह फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो देखो स्टूडेंट, ये आपसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, यानी टैक्सेबल सैलरी की रिक्वायरमेंट कर रहा है। तो एक तो अपन को सैलरी कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट फिर अपन ने पूछेगा वो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस, अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अवेलेबल टू मिस्टर साहा अंडर चैप्टर 6A। तो डिडक्शंस की बात कर रहा है कि चैप्टर 6A की डिडक्शंस कैलकुलेट करवा रहा है। दूसरी चीज, यानी चैप्टर 6A की डिडक्शंस पे हमें फोकस करना है। तीसरा, व्हाट इज द टोटल इनकम, यानी आपकी टोटल इनकम क्या कैलकुलेट हो रही है, टोटल इनकम ऑफ साहा फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 आपको देखना है। इसके बाद कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर साहा, टैक्स लायबिलिटी साहा फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, ये आपको फिर टैक्स की कैलकुलेशन करना है। और फिर इसने एक और दे दिया गया, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी of Saha for the assessment year 23-24 if he opt
फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC, जो न्यू टैक्स रिजिम है उसको ऑप्ट करने के लिए बता रहा है। तो 115 BAC जो न्यू टैक्स रिजिम है उसको स्टूडेंट ऑप्ट करने के लिए बता रहा है। तो assuming that figure of the profit and gain from the business or profession remaining the same under section 115 BAC में वो अमाउंट सेम होने की बात कर रहा है। तो अब आपका माइंड क्लियर हो चुका कि आपको क्या क्या चीज इस केस स्टडी से रिक्वायर्ड होगी। एक तो सैलरी की टैक्सेबिलिटी, एक डिडक्शंस कैलकुलेट करा रहा है, टोटल इनकम कैलकुलेट करा रहा है और उस पर हमें टैक्स कैलकुलेट करवा रहा है। आफ्टर दैट न्यू स्कीम 115 BAC से भी आपको इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको बता रहा है। तो कोई इशू नहीं है स्टूडेंट, अपन स्टडी करते हैं। देखो काफी स्टूडेंट्स मेरे से कहते हैं कि सर आपका जो पीछे का जो पेज है, स्लाइड है, वो ग्रीन की जगह व्हाइट रखना, जिससे कि हम इसका प्रिंट ले सकें। काफी स्टूडेंट है कि सर हम प्रिंट लेके अच्छे से इसको कर पाएंगे, तो आप इसका पीछे का बैकग्राउंड है वो व्हाइट रखना, ये काफी बच्चे कहते हैं। तो मैंने इस बार व्हाइट रखा गया है, जिससे कि क्या है कि आप इसका प्रिंट लेकर इजीली आप स्टडी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आपको पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर पीछे का बैकग्राउंड क्या ले रहा हूँ, पूरा का पूरा व्हाइट ले रहा हूँ और उसी पे मैं सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। तो अपन ये पढ़ने के बाद अपने आते हैं यहाँ पर केस स्टडी पे। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसमें हमें पता चल गया क्या क्या। पहले तो टैक्सेबल सैलरी, तो सैलरी के रिगार्डिंग मेरे को कैलकुलेशन करनी है। तो सैलरी के रिगार्डिंग मैं लेके चलता हूं आपके लिए। मिस्टर साहा ए रेजिडेंट, ही इज द रेजिडेंट, एज 42 ईयर्स, यानी नॉर्मल प्रोविजन लगेगा आपके। इज एम्प्लॉयड इन MNC गुरुग्राम सिंस 2013 के लिए बात कर रहे हैं। ही सबमिट हिज रेजिग्नेशन, उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया 31 जुलाई 2022, स्टार्टिंग हिज ऑन बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। तो जो जगह जॉब कर रहा है वहां से उसने रेजिग्नेशन दे दिया है। एंड गिव ए नोटिस पीरियड ऑफ 1 मंथ, और नोटिस पीरियड कितना दिया है, 1 मंथ का था, वो उसने दिया। फॉर एम्प्लॉयर ही रिसीव द फॉलोइंग इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 अगस्त 2022, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इट्स मींस 5 मंथ्स। कितने महीने हो गए स्टूडेंट? 5 मंथ्स आपके इसमें हो गए हैं। तो 5 मंथ्स का आपको ये कैलकुलेशन करना है, ये 5 मंथ्स की कैलकुलेशन अपन को करना है। तो देखो ये बेसिक सैलरी है 45,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस है 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, यानी जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी का 10% है। साथ ही साथ दिस द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। मेडिकल अलाउंस कितना हो गया 5,000 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,500, कमीशन है 10,000 है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन खुद का, एम्प्लॉय खुद का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो इसका तो हमें डिडक्शन मिल जाएगा, इसका तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, डिडक्शन मिल जाएगा। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिस सेम, ये आपकी इनकम बनेगी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन द सेम अमाउंट टू आरपीएफ, सेम अमाउंट, मैंने कहा नॉर्मल इक्वली होता है। इंटरेस्ट अक्रूड इन द आरपीएफ इज द 13%, ये 14,313% के इक्विवेलेंट है। तो हमारे एक्ट में 9.5% तक का इंटरेस्ट तो एग्जम्प्ट हो जाता है, और उससे एक्सेस इंटरेस्ट पे हमें सैलरी में इनकम मानते हुए टैक्स पे करना था, उसे इनकम मानते हुए टैक्स पे करने के लिए स्टूडेंट्स बताता है। तो ये तो आपके इसमें बता रहा है। आगे अपन देखते हैं। इन अक्टूबर 2022 ही स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर। अब उसने क्या कर दिया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और वहां मैन्युफैक्चरिंग किसका स्टार्ट कर दिया, फुटवेयर। अंडर द ब्रांड नेम कंफर्ट ही विथड्रॉ द एंटायर अमाउंट फ्रॉम हिज आरपीएफ। देखो आरपीएफ में यदि 5 साल के बाद कोई अमाउंट विड्रॉ होता है तो फुल्ली अमाउंट एग्जम्प्ट होता है। जब वो एग्जम्प्ट हो गया तो उस पर टीडीएस भी अप्लाई नहीं होगा। जब वो इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है, मैंने कहा टीडीएस की रिक्वायरमेंट कब आती है, जब वो इनकम सामने वाले के लिए टैक्सेबल हो। सामने वाले के लिए एग्जम्प्ट हो गया तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो ये 5 साल बाद, क्योंकि कब 2013 से जॉब कर रहा है, सिंस 2013 से, और ड्यूरिंग द ईयर उसने 22 में अपने रिजाइन किया है,
तो 5 साल के बाद है, और 5 साल के बाद मैंने कहा यदि आप आरपीएफ से पैसा विड्रॉ करते हो तो वो आपके एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 12, सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 में वो पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, कोई वहां पर टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। और टीडीएस के लिए मैंने मोइन प्रोविजन बताया था कि यदि वो इनकम सामने वाले के लिए एग्जेम्प्ट है तो आपको उसको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। यदि वो इनकम सामने वाले के लिए एग्जेम्प्ट है तो हमें स्टूडेंट टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। तो देखो मैं यहां पर आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं कि यहां उसने पूरा अमाउंट आरपीएफ से विड्रॉ किया है, अब ये कह रहा है और उसे इन्वेस्ट कर दिया इन हिज बिजनेस। सी हैज एम्प्लॉयड 75 रेगुलर एम्प्लॉय, कब से लगाए? 1 नवंबर 2022, 1 नवंबर 2022। इट इज सैलरी ऑफ ₹23,000 पर मंथ, और सैलरी क्या है? 23,000। एक सेक्शन पढ़ाया था मैंने 80JJAA, 80JJAA के अंदर मैंने कहा सैलरी 25,000 से कम है, और फुटवेयर बिजनेस में तो 150 डेज से ज्यादा यदि एम्प्लॉय काम करते हैं तो ऐसे केस में 80JJAA के अंदर जितना भी आपने एडिशनल वेजेस दिया है उस न्यू एम्प्लॉय के लिए तो 30% का आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो ये 30% का डिडक्शन मिलेगा आपको फिर तो ये इसमें आपको बता रहा है दे पार्टिसिपेट इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और वो आपके आरपीएफ में पार्टिसिपेट करने चाहिए, कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। पार्टिसिपेट यदि आरपीएफ में करते हैं उन एम्प्लॉय का मिलता है 80JJAA, तो पूरी कंडीशन पूरी कर रहा है। फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 ही द प्रॉफिट एंड गेन ड्राइव फ्रॉम सच बिजनेस इज द 51 lakhs, दिस इज कंप्यूटेड, उसने कैलकुलेट कर रखा है कंप्यूटेड, एंड द टर्नओवर इज द 7 करोड़। देखो आपके ऑडिट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसके लिए 80JJAA में कहता है कि उसके बुक्स की ऑडिट हो रही है, तो 7 करोड़ का टर्नओवर तो ऑडिट भी हो गई। मिस्टर साहा रिसीव 12% ऑफ द सेल्स इन द कैश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन दिसंबर 2022 he has purchased a house property, 90 lakh for self occupied। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के अंदर आपको मैंने कहा 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट का, और परचेज करते वक्त जो स्टैम्प ड्यूटी पे की गई है, उसका 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। बाय टेकिंग ए लोन ऑफ रुपीज 45 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन दिस फैमिली, he has paid stamp duty 6,25,000 on purchase of such house property. Mr. Shah does not want to opt the provision of section 115BC, यानी 115BC ऑप्ट नहीं करा। यदि 115BC ले लेगा तो आपको पता है वहां पर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना 80C का मिलेगा, कोई चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलने वाला, एक्सेप्ट 80JJAA। तो यहां आके इसमें दे रखा है, तो अपन इस बेस इंफॉर्मेशन के बिहार पर इसकी कैलकुलेशन करें तो किस तरह से आपके आंसर कैलकुलेट किया जाएगा, तो किस तरह से अपन वर्किंग कर पाएंगे। तो स्टूडेंट मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो बेसिक सैलरी कितना है अपन देखें। इनकम फ्रॉम सैलरी, तो ये कैलकुलेट आपको करनी है कहां से कहां तक। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए 1 अप्रैल मैं यहीं पे कर रहा हूं, 2022 से लेकर स्टूडेंट 31 अगस्त को उसने जॉब छोड़ा है, 31 अगस्त 2022। बेसिक सैलरी स्टूडेंट है ₹45,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ्स। कैलकुलेटर लेता हूं। फाइव मंथ्स की हो गई आपके 2,25,000। अब इसमें देखो डीए जो है वो 10% है, और वो आपके फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी। इधर आप देखोगे जो आपके है डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, और वो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी।
तो बेसिक सैलरी का 10% है, आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हो उसको। DA बेसिक सैलरी 2,25,000, इसका 10% मैं निकालूं 22,500। क्लियर है? आगे अपन देखते हैं और क्या क्या मिल रहा है इसको। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलाउंस स्टूडेंट फुली टैक्सेबल है 5,000 पर मंथ। Again, this is the 5 months, 25,000. एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलती है, इज नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो फुली टैक्सेबल हो गया 2,500। for 5 months, 12,500। कमीशन 10,000 पर मंथ, $50,000। फिर इसके बाद है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। इसका तो डिडक्शन मिलेगा हमें, एम्प्लॉय का तो क्या मिलेगा हमें डिडक्शन, एटीसी के लिए काम आएगा। 7,500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ्स। डिडक्शंस के लिए कितना अमाउंट हो गया एलिजिबल फॉर 5 मंथ्स किया 37,500। करेक्ट है। लेकिन सेम अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, सिमिलर अमाउंट। तो इधर अपन बात करते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। अमाउंट इसका 37,500। लेकिन स्टूडेंट इसमें से आपको एग्जेम्पशंस मिल जाती है अप टू 12% ऑफ द सैलरी। और सैलरी की डेफिनेशन बताई थी बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। कमीशन ऑन टर्नओवर, लेकिन यहाँ कमीशन टर्नओवर का पार्ट नहीं है, पर मंथ है, तो उसको नहीं लेना। हमें किसको लेना होगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए, और डीए पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, तो 12% मुझे लेना है। बेसिक सैलरी 2,25,000 प्लस 22,500। इसका 12% 29,700 लेस कर दूंगा 37,500 में से, तो स्टूडेंट आ गया 7,800। 7,800 इसमें आपको ऐड करना होगा। इसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड इन आरपीएफ इज 13%। इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है तो 14,300, दिस इक्वल टू 13%। और एज पर द एक्ट 9.5% एग्जम्प्ट है, तो उससे एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल है। तो 14,300 इक्वल टू 13%। अब हम बात करें इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन आरपीएफ अकाउंट 14,300। एक्ट में अमाउंट कितना एग्जम्प्ट है, लेस एग्जम्प्ट अप टू 9.5%।
तो ये 14,300 इक्वल टू 13%, तो एक्ट के अंदर 9.5% एग्जाम्प्ट है, तो उतना आपको एग्जाम्पशन देना होगा। तो 14,300 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 9.5, 10,450 इस केस में आपको क्या जाएगा, एग्जाम्प्ट जाएगा 10,450। तो एक्सेस कितना चला गया, 14,300 इक्वल टू 3850, 3850 इसमें आप क्या गया 3850। सारे एडजस्टमेंट मैंने कर दिए हैं। तो नाउ कम आउट इज द ग्रॉस सैलरी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रॉस सैलरी। नाउ कम आउट इज द ग्रॉस सैलरी। तो देखो मैं टोटल लगा लूं स्टूडेंट, आपके 2,25,000 प्लस 22,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500 प्लस 50,000 plus 7,800 plus 3,850. This will come out 3,46,000, 3,46,650 करेक्ट है। लेकिन इसने टैक्सेबल सैलरी पूछी तो उसमें से डिडक्शन मिलेगी ना आपको, बिल्कुल मिलेगी। लेस डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन, अंडर सेक्शन 16(1)(a) केवल यही मिलेगी, एंटरटेनमेंट का नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो नहीं मिलेगा। सिर्फ 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। Now student come out of the taxable salary, yeah, income from salary. $2,96,650. This is your answer, 2,96,650। अब अपन इसे फाइंड आउट कर लें। $2,96,950 टिक लगा लें, 2,96,950 आई थिंक सी। एक बार आप देख लो, समझ लो, ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, सॉल्यूशन आपके सामने है। तो स्टूडेंट ये सैलरी की पूरी मैंने कैलकुलेशन करा दी कि आपने किस तरह से कैलकुलेशन के साथ आपको वर्किंग करनी है। आई थिंक कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सीधे सिंपल आता है। देखो आपने अभी आपने किया है खुद ने, कितना इजी क्वेश्चन है। तो पहला आंसर क्लियर हो गया हमारे, क्लियर है सभी को, चलते हैं आगे। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल मिस्टर साहा अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A। तो चैप्टर 6A में डिडक्शन कौन कौन सी मिलेगी? देखो चैप्टर 6A में मैं यहां पर बात करूं चैप्टर 6A के डिडक्शंस की। अंडर चैप्टर 6A एक तो 80C, जो आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, कितने महीने किया? केवल 5 मंथ्स।
7,500, this one, ATC. Employee contribution to RPF 7,500 multiply by 5 कर दो 37,500. Amount 7,500. फाइव मंथ्स किया, ये स्टूडेंट आ गया 37,500. इसके अलावा एटीसी के अंदर इसने स्टैम्प ड्यूटी पे की है, ड्यूटी पेड फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. देखो क्वेश्चन में आप देखोगे यहां मिलेगा आपको on 1st December 2022 he purchased a house property for rupees 90 lakh for self occupied by taking a loan of rupees 45 lakh at the rate of 10% per annum. On the same date he has paid stamp duty, ये stamp duty पे की है, paid stamp duty, this is ATC 625. लेकिन आपको पता है सर एटीसी का तो टोटल 1.5 लाख से ज्यादा होता ही नहीं है, एटीसी का तो टोटल 150 से ज्यादा होगा ही नहीं ना, तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये हो सकता है 150, क्योंकि एटीसी में मेरे को 1.5 से ज्यादा तो मिलेगा ही नहीं, एटीसी 150. और दूसरा 80JJAA, तो जो मैंने न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट किए गए हैं 75 एम्प्लॉय हैं, और 1 नवंबर से, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 5 मंथ्स में 150 दिन से ज्यादा है, आराम से मिल जाएगा बेनिफिट, 150 डेज से ज्यादा है. तो 80JJAA के लिए रिक्वायरमेंट थी ना कि एम्प्लॉय 150 डेज से ज्यादा वर्किंग करना चाहिए इन फुटवेयर लेदर बिजनेस के अंदर. साथ में एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 से कम होनी चाहिए, आरपीएफ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो आपके सीधी सी बात कवर कर रहा है. तो 23,000 है, 75 रेगुलर एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय, सैलरी है 23,000 पर मंथ फॉर 5 मंथ्स हो गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स. और जो भी इस पे आपको डिडक्शन मिलेगी वो 30% मिलती है. कितना परसेंट मिलेगी स्टूडेंट? 30%. तो इस पे अपन डिडक्शंस की बात करें तो ये आपको डिडक्शन मिल जाएगी 25 लाख, ब्रैड से लिख देता हूं अमाउंट, 25 लाख 87,500. तो चैप्टर 6A डिडक्शंस के लिए एलिजिबल होना चाहिए 20 लाख 37,500 अमाउंट ऑफ डिडक्शंस. तो अपन देखें 27 लाख 37,500 डी मैच हो गया, 27 लाख 35,500. आई थिंक सभी के आ गया होगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा स्टूडेंट, सिंपल है. तो ये आपके बताता है कि डिडक्शंस का अमाउंट कितना होगा, दिस वन, डिडक्शन का अमाउंट कितना हो गया, जी. तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन बनकर एक एक चीज अपने आप क्लियर होती जा रही है. तो आपने देखो जिसने भी अपने वीएसआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ा है, वीएसआई के नोट से पढ़े हो, उसके सारे कहीं कोई डाउट नहीं आएगा, सारे चाहे आरटीपी हो, चाहे एमटीपी हो और चाहे एसएम हो, पूरे एक एक चीज क्लियर हो जाएंगी. अपने एक एक चीज को क्लियर कर रखा है. तो देखो आपको मैंने सारी चीज पढ़ा रखी है, 80JJAA, और मैंने कहा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे ज्यादा डिडक्शंस में आजकल यही आता है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया था. तो देखो यहाँ पर भी यही पूछा है उसने.
आते हैं आगे, टोटल इनकम, व्हाट इज द टोटल इनकम मिस्टर साहब फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो देखो सैलरी की इनकम आप अपने कैलकुलेट किया, दूसरा अपने बिजनेस की इनकम बता रहा है वो तो सीधे सीधे बता दिया 51 लाख है, और हाउस प्रॉपर्टी की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। तो अपन बात करें इनकम फ्रॉम, टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए यहां पर बात करते हैं, पहला इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आया था, आप देखो स्टूडेंट आपको कराया था मैंने, ये रहा टैक्सेबल सैलरी 2,96,650। ड्यू शेड ले लेते हैं, 2,96,650 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये सेल्फ ऑक्युपाइड है, क्या है स्टूडेंट, सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड की जीबी क्या होती है, 0। उसमें से सिर्फ एक डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। बी, ये 45 लाख का लोन लिया है इसने, एक सेकेंड देखो, इसने 45 लाख का लोन लिया एट द रेट ऑफ 10%, और कब लिया, 1 दिसंबर को। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। तो 1.5 लाख का इंटरेस्ट आएगा, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट तो क्या होगा, नेगेटिव है, कोई बात नहीं, 4/12। कैसे आया ये आप देख सकते हो, 1 दिसंबर को लोन बोरो किया टू 31 मार्च, टाइमिंग मैंने लिख दिया है जिससे आपको कंफ्यूजन का कोई डाउट ही ना रहे, इसलिए 5 मंथ्स, सॉरी 4 मंथ्स, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये नेगेटिव इनकम आएगी स्टूडेंट, $1,50,000। और इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस एंड प्रॉफिट। तो ये तो खुद कह रहा है 51 लाख है भैया, 51 लाख कंप्यूटेड है। $51 लाख, तो मेरी जीटीआई 2,96,650 प्लस 51 माइनस 150 कर दो, 52,46,650। ये तो जीटीआई आई है, और इसने कहा हमें तो टोटल इनकम कब आती है, चैप्टर 6A की डिडक्शन देने के बाद, चैप्टर 6A की अभी डिडक्शन देनी बाकी है, तो चैप्टर 6A की मैं डिडक्शन दे दूं, उसके बाद आपको बात करूं। तो लो अपन दे देते हैं चैप्टर 6A की डिडक्शन दे दें, लास्ट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, लास्ट वहां से उठा रहे हैं अपन, कितनी है, तो देखो ये स्टूडेंट कितनी आ रही है डिडक्शन का अमाउंट, दिस वन 27 लाख 37,500। तो नाउ टोटल इनकम $27 लाख, $25 लाख
9,150 ए करेक्ट है। 25 लाख 9,150 नोट कर लो जी। 25 लाख 9,100। तो जिसने भी देखो अपन ने कर रखा है तो उसको कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। सारे क्वेश्चंस के पैटर्न मैंने ऑलरेडी क्लास में आपको डिस्कस कर रखे हैं, ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। किस पैटर्न से करना है, कैसे करना है, पूरे के पूरे मैंने आपको डिटेल से क्लास में करा रखे, पूरे के पूरे डिटेल से क्लास में करा रखे हैं। वही सारी चीज आपके सामने है। तो कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना, कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई थिंक अच्छे से हो गया होगा आपका। क्लियर है स्टूडेंट? अब आते हैं फोर्थ। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर साहा फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। करेक्ट है। अपन इस केस में अपन बात करते हैं टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, पहले अपन बात करें नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। टैक्स ऑन अबव इनकम, टैक्स ऑन अबव इनकम। तो 10 लाख तक का टैक्स आपको पता है, 10 लाख तक का टैक्स बनता है 1,12,500, 1,12,500। टोटल इनकम कितनी है मैं लिख देता हूं पहले। तो टैक्स इसमें बनेगा 1,12,500 प्लस 30%, 25 लाख 9,150 माइनस 10 लाख। %30 प्लस 1,12,500 इक्वल टू 5,65,245। Add 4% health and education cess. Two to six. Two to 610 कर दो। तो टैक्स लायबिलिटी 587,855। क्या आ गया? देखिए एक चीज मैंने स्टूडेंट आपको पढ़ाई थी, याद आ रहा होगा। यदि आपकी टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है और उसके अंदर आपने बेनिफिट लिया हो 10AA या सेक्शन 35AD या फिर 80IA से लेकर 80RRB के सेक्शंस का यदि बेनिफिट लिया है तो भैया वहां AMT के प्रोविजन लग जाते हैं और आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी होगी। तो मुझे यहां पर AMT भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि 20 लाख से ज्यादा टोटल इनकम है। तो मैं यहां पर किस में आऊं? AMT के साथ। AMT भी कैलकुलेट करना होगा। AMT कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको रिक्वायर्ड होगा एडजस्टेड टोटल इनकम। याद आ रहा है? मैंने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम चैप्टर 8 में पढ़ाया था कि यदि आपने 3 सेक्शंस का बेनिफिट लिया है, 10AA, दूसरा सेक्शन 35AD, तीसरा 80IA से लेकर 80RRB, तो आपने यहां बेनिफिट लिया 80JJAA का, तो आपके ऊपर AMT का प्रोविजन लगेगा। पढ़ा रखा है ना? AMT कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मेरे को एडजस्टेड टोटल इनकम चाहिएगी। तो जो भी टोटल इनकम आ रही है आपकी, टोटल इनकम दिस वन 25 लाख 9,150, इसमें एड बैक करूं मैं डिडक्शंस अंडर
सेक्शन 80JJAA, केवल वही ऐड करो, ATC वाली नहीं होगी, 80JJAA, 80IA से लेकर 80RRB। तो वो कितनी आई थी आपको याद होगा? 25 लाख कुछ थी, दिस वन 25 लाख 87,000 में लिख लेता हूं, 25 लाख 87,500, 87,500, correct sir. This is the call of adjusted total income. ये हो गया 50 लाख को क्रॉस, 96,650। तो AMT लगेगा इस पे, तो स्टूडेंट इस पे AMT लगा दें। एटीन 18.5%। $9,42,880। अब एक चीज आपको माइंड में फॉल कर रहा होगा कि सर जैसे ही 50 लाख से ऊपर इनकम गई सरचार्ज तो लगेगा। यस सर, सरचार्ज लगेगा। तो फिर सरचार्ज लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो नहीं लगेगा लेकिन यहां तो लगेगा। ऐड करो, सरचार्ज करो 10% सरचार्ज। जैसे ही 50 लाख से ऊपर इनकम गई तो यहां एडजस्टेड टोटल इनकम आपके $50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज लग गया 10%। लगाओ जी, लगाओ। 94,288, 10,37,168। अब याद होगा मैंने आपको मार्जिनल रिलीफ पढ़ाया था, वो इस पे लगाना पड़ेगा मार्जिनल रिलीफ, क्योंकि यहां पर आपको कंपैरिजन करना होगा। यदि इसकी इनकम 50 लाख होती और ये इनकम कितनी पहुंच गई, $50 लाख 96,000 हो गई इसकी, 650। तो देखो मैंने आपको बताया था मार्जिनल रिलीफ, यहां आ रही है एडजस्टेड टोटल इनकम। $50 लाख होती सरचार्ज नहीं लगता। ये कितनी आ रही है? 50 लाख से ज्यादा करा रखा है आपको स्टूडेंट, 96,650। तो एडिशनल कितनी है? 96,650। टैक्स ऑन अबाउ, तो AMT पे देखें अपन 18.5, $9,42,880। इस पे सरचार्ज लगेगा ऐड सरचार्ज, इस पे नहीं है, इस पे लगेगा 10%, 94,288। This is the amount 10,37,168।
और इससे 50 लाख का 18.5%, 9,25,000, तो 9,25,000। तो एक्स्ट्रा कितना जा रहा है? 1,12,168। तो मैंने कहा जितना एडिशनल इनकम है टैक्स प्लस सरचार्ज ले लो, 96,650, वो तो गवर्नमेंट ले लेगी। बाकी का रेस्ट अमाउंट रिलीफ 15,518, ये रिलीफ दे दो, लेस मार्जिनल लीफ। तो अपन को इस पे क्या करना होगा? मार्जिनल लीफ देनी होगी, लेस मार्जिनल लीफ। आई थिंक आ रहा होगा स्टूडेंट, मैंने कराया था चैप्टर 1 में, स्टार्टिंग में याद करो, 15,518 चैप्टर 1 के अंदर कराया था, बेसिक चैप्टर 1। चैप्टर 1 में देखो आप वहां करा रखा है। तो टैक्स प्लस सरचार्ज 10,21,650. Add 4% health and education cess. वो तो लगेगा ही लगेगा। Eight, 6, 5 around. $37,168 का 4%। ओहो, एक गड़बड़ हो गई क्या? 10,21,650 का 4%, जिस वन हाँ 10,62,516। लेकिन इसको राउंड ऑफ करना होता है हमें नियरेस्ट मल्टीपल रुपीस में। $288B याद आ रहा है टैक्स को राउंड, 10,62,520 बोल सकते हैं इसको। तो ये अपना आंसर सी मैच हो जाएगा। दिस वन जो दोनों में ज्यादा होता है ना वो टैक्स पे करना होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा, मैंने कहा जो भी दोनों में से ज्यादा होता है वो टैक्स आपको पे करना होता है, विच इज हायर। जो भी दोनों में से ज्यादा है वो टैक्स आपको पे करना होता है। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो ये आपके आ गया कंप्यूटर टैक्स लाइबिलिटी। तो अपन को विच इज हायर, तो नॉर्मल इनकम टैक्स और वो जो दोनों में से ज्यादा है वो आपको पे करना होता है। तो ये इसमें आपके बता रहा है। तो अपन को टैक्स कौन सा पे करना है मैं लिख भी देता हूं यहां पर। टैक्स जो पे करना होगा टैक्स पेबल नॉर्मल इनकम टैक्स और AMT, ये पढ़ा रखा है मैंने, विच इज हायर। $10,62,520 और ये आ रहा है आपका 5,87,855। राउंड ऑफ कर लेंगे इसको भी, 5,87,860 विच इज हायर 10,62,520। इसको भी राउंड ऑफ करना चाहो तो कर सकते हो आप। $288B 5,87,860। लेकिन पे तो ये होगा जो ज्यादा है। क्लियर है? ओके सर। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन केस हिस्ट्री का। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ साहा फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इफ इज ऑप्ट
फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BC न्यू टैक्स रिजिम की बात कर रहा है, तो उसमें काफी चीज डिसअलाउड हो जाती है, तो करो आप डिसअलाउड टोटल इनकम में से। फिगर ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशंस रिमेनिंग द सेम, सारी चीज सेम है बाकी। तो मैं स्टूडेंट स्टार्ट करता हूं। टोटल इनकम उठाओ अपनी, यानी न्यू प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं अपन। के हिसाब से टोटल इनकम जो आ रही है आपकी, उसमें ऐड बैक करने होंगे चीजें। टोटल इनकम थी 25,00,9150, दिस वन, ये आई थी ना टोटल इनकम 25,09,150। ऐड कर दो, पहले क्या चीज ऐड करोगे सर, जो सैलरी में डिडक्शन नहीं थी वो नहीं मिलेगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) न्यू स्कीम में नहीं है डिसअलाउड। डिसअलाउड आइटम्स 50,000 ऐड करो, क्लियर। फिर इनकम फ्रॉम हाउस में इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग क्लेम किया था अपन ने, 24B सेल्फ ऑक्युपाइड में नहीं मिलेगा इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को नहीं मिलता। 1.5 लाख किया था, ऐड बैक कर दो। देखो 80JJAA तो डिडक्शन दोनों जगह मिलेगी, लेकिन 80C नहीं मिलेगी। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख, ऐड बैक करो। नाउ टोटल इनकम $28 लाख, $59,150। अब स्टूडेंट इसमें मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहां पर आपको बताया था 15 लाख तक का टैक्स कितना बनेगा आपको मैंने बताया था 15 लाख तक का टैक्स आपको करा रखा है, तो उसको कैलकुलेट करके फिर अपन को चलना होगा। तो 15 लाख तक का टैक्स बताया था मैंने, अप टू 15 लाख 1,87,500। याद करो मैंने लिखवा रखा है चैप्टर नंबर 8 कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम में, चैप्टर 8 में ये पॉइंट कर रखा है। तो 15 लाख तक का टैक्स बनेगा 1,87,500, और उससे आगे वाली इनकम पे टैक्स बनेगा स्टूडेंट 30%। तो 28 लाख 59,150 माइनस 15 लाख, 15 लाख तक का टैक्स लगा चुका हूं ना मैं भाई। 15 लाख तक का टैक्स तो आ गया 1,87,500, तो इसको हटा दूं, उस पे 30% प्लस 1,87,500, ये टैक्स आ गया आपका दिस वन 5,95,245। Add 4% health and education cess. Two, 3,810। तो प्लस कर दूं मैं इसमें 6,19,055। राउंड ऑफ कर लें, ₹288B 6,19,060 ये रहा 6,19,060। आई थिंक आपको मैच हो गया।
देखो स्टूडेंट, मैंने आपको सिंपली आपको पूरी केस स्टडी सॉल्व करा दी है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी आपके किस तरह से अपने केस स्टडी के क्वेश्चंस आपके ऊपर आते हैं। तो देखो आपने बहुत अच्छे से सिंपली आपने केस स्टडी पूरे ढंग से आपने कर लिए, क्योंकि स्टूडेंट जिसने भी अपने बीएसए से पढ़ा है उसको कहीं भी सी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे केस स्टडी का हो, चाहे एसएम का हो, चाहे आरटीपी का हो, चाहे एमटीपी का हो, चाहे पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हो, सारे कवर होते हैं अपने। ये देखो सारा पूरा कवर हो गया और एक एक चीज मैंने क्लास के पीडीएफ में वर्किंग नोट में करा रखी है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बताइए स्टूडेंट्स को डाउट हो तो आप मेरे को पूछ लेना, कॉल कर लेना। आप बताइए, एक बार इसको देख लो आप अच्छे से, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं अपन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आराम से आप कर सकते हो, इतने इजी क्वेश्चन आप देखोगे। अगला लेते हैं, मिस्टर कल केशव CEO HHY Limited purchase a BMW 1.15 crore on 23rd September 2019 for personal use। तो मैंने आपको बताया था पर्सनल यूज मोटर कार कभी भी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आती है। मैंने काफी अच्छे से क्लास में नोट भी लिखवाया था, मोटर कार और मोबाइल फोन। मैंने कहा नॉर्मली एग्जाम में वो पूछता किसका है, मोटर कार का और मोबाइल फोन का, देख लो ये रहा। तो जिसने क्लास ली है मेरी उसको सबको पता है कि कैसे कैसे एग्जामिनर पूछता है, तो वो बच्चा कहीं नहीं अटक सकता। ये देखो पर्सनल यूज मोटर कार, तो इसको बेचेगा, तो मैंने कहा पर्सनल मोटर कार प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती, एज पर सेक्शन 214 में प्रॉपर्टी की डेफिनेशन 214 में नहीं आती, तो इट्स नॉट ए कैपिटल सर्च, और कैपिटल सर्च नहीं है तो कैपिटल गेन का क्वेश्चन ही नहीं होगा। इतना इजी क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, आप पढ़ के देख लो, यही पूछ रहा है वो कि क्या कैपिटल गेन होगा, नहीं होगा। तो पर्सनल यूज किए ऑन 28/5/2023 he sold his car 1 crore and incur an expenditure 2.74 lakhs for transferring the ownership of the car। Compute the taxable capital gain and loss if any to cash up for the assessment year 23-24। तो ये आपको कहता है नील आएगा, क्योंकि पर्सनल तो कार कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से ही बाहर है, तो नॉट कवर्ड इन द प्रॉपर्टी डेफिनेशन। अब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं है तो भैया सीधी सी बात है, वहां कैपिटल गेन अराइज ही नहीं होगा, कैपिटल गेन ही अराइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपके इसमें बता रहा है, पर्सनल मोटर कार इज नॉट कवर्ड इन द प्रॉपर्टी डेफिनेशन। अगर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी, इतना सिंपल क्वेश्चन एमसीक्यू। देखो, और ये मैंने आपको लिखवाया था, हाईलाइट भी कराया था क्लास के दिन, आपके पास नोट्स हैं अपने पीडीएफ नोट्स में, मोबाइल फोन और मैंने कहा मोटर कार का नॉर्मली आता है, तो वो चीजें हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिएगा, सुनील हैज फाइल्ड, अपन बात करें यहां पर, नेक्स्ट अपन की बात करना है, मिस्टर सुनील हैज फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ लॉसेस, रिटर्न ऑफ लॉसेस। उसने रिटर्न कैसे फाइल किया है, रिटर्न ऑफ लॉसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 ऑन 31 जुलाई 2022, ड्यू डेट फाइल कर दी, एंड रिसीव ए टोटल रिफंड 44,500, और रिफंड भी क्लेम कर लिया। वाओ, 15 सितंबर 2023 he would like to furnish his updated return, his updated return। याद करो, मैंने कहा अपडेटेड रिटर्न केवल किसके लिए फाइल होती है, गवर्नमेंट को कुछ देना चाहते हो, गवर्नमेंट को कुछ देना चाहते हो तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ऐसे केस में मैंने कहा यदि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो, तो मैंने इसका अलग से क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा आपकी बुक में ऐसे में नहीं था, लेकिन मैंने अलग से क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा इसका क्वेश्चन आएगा, ये देखो आरटीपी में रहा, और एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं। क्यों, क्योंकि नया ऐड हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि अपडेटेड रिटर्न का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। मैंने कहा यदि 12 मंथ्स के अंदर अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करता है तो 25% एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा,
25% किसका, टैक्स प्लस इंटरेस्ट का, टैक्स प्लस इंटरेस्ट का। और 12 मंथ्स की बात करते हो अप टू 24 मंथ्स के अंदर तो 50% आपको लेना होगा, ये चीज बता रहा है यहां पर। तो इस अपडेट return of income for additional income. In case furnish is updated return of income and additional income, he would liable 57,000 toward tax and 6,700 toward as a interest. For the additional income to be recorded is updated return, compute the additional income tax payable by Mr. Sunil for the time of filing of the updated return. तो देखो इस केस में उसका टैक्स कितना बनेगा, तो आपके विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो 25% तो एडिशनल इनकम टैक्स होगा उसमें, मैंने लिखवा रखा है आपको। स्टूडेंट 25% किसका, टैक्स प्लस इंटरेस्ट। तो टैक्स कितना आएगा, तो देखो मैंने यहां पर टैक्स कितना बनाना है, हु लायबल टू पे टैक्स 57,000। रिफंड क्लेम किया वो भी तो दे भैया 44,500, और इंटरेस्ट कितना हुआ स्टूडेंट 6,700। कैलकुलेटर ले लूं, 57,000 प्लस 44,500 प्लस 6,700 इक्वल टू 1,08,000 हो गया 200, उसका 25%। दिस फर्स्ट ये आंसर आ गया 27,050 रुपीज, 27,050 रुपीज इस केस में सीधा सीधा आपके आंसर आ रहा है। आई थिंक आपके बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा स्टूडेंट। बताइए कोई डाउट है क्या? तो ये मैंने अपडेट का इंपॉर्टेंट कराया था, आने के चांसेस पूरे बताए थे, देखो वही है ना स्टूडेंट, एक बार देख लीजिएगा आप इसको। क्लियर स्टूडेंट? अब देखो लास्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू का लास्ट, और ये भी मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट, 194R कराया था, आपको याद है 194R उसके साथ है ये, और 194R के मैंने क्लास में आपको क्वेश्चंस भी कराए थे, याद करो क्वेश्चंस भी कराए थे, जैसा 194R, तो 194R के साथ है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैंने कहा 194R 1 जुलाई 2022 से इंट्रोड्यूस हुआ था, 1 जुलाई 2022 से इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसमें मैंने कहा वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट 20,000 से एक्सेस है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट वहां 10% टीडीएस डिडक्ट करना था 194R में, बताया था ना, वही है। तो इसी का एक क्वेश्चन आ गया, XYZ लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन, XYZ लिमिटेड engaged in manufacturing of mobile phones with a brand name of Just Say, brand name क्या है, Just Say. There are 5 dealers in Delhi, Mumbai to sells Just Say mobile phone. A limited, a dealer in Delhi received 2 mobile phone. A dealer in Delhi received 2 mobile phone, and X limited, a dealer in Mumbai received 1 mobile phone, और एक को एक मोबाइल फोन मिल रहा है, 1 मोबाइल फोन from XYZ Limited in January 2023. On achieving the sales target in the third quarter 22-23, the manufacturing cost, देखो ये 1 जुलाई 2022 से आया था, तो थर्ड क्वार्टर की बात करेगा, उससे पहले तो ये प्रोविजन था ही नहीं। आपको मैंने कहा यदि उससे पहले यदि आपको मिल रहा है तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन एग्रीगेट करने में 1 अप्रैल से काउंट होगा, एग्रीगेट करने में 1 अप्रैल से काउंट होगा, लेकिन ये प्रोविजन आया था 1 जुलाई से, तो थर्ड क्वार्टर है तो 1 जुलाई के बाद हो गया, तो कोई इशू नहीं, प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। इन जनवरी 2023 अचीविंग द सेल टारगेट इन द थर्ड क्वार्टर 22-23, ये आपके बता रहा है, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ई सच मोबाइल फोन इज 15,000, वाइल द, हमें तो एमआरपी से मतलब है,
The price charged from the customer for such mobile phone is after providing 22% discount on NRT. तो ये हम important है. Is XYZ Limited liable to deduct tax at source giving the mobile phone to A Limited? है ना? And X Limited. तो ये बता रहा है, आपको बताना है. तो देखो XYZ लिमिटेड दे रही है किस किस को? टू मोबाइल फोन की बात. तो यहां पर मैं बात करूं, देयर आर 5 डीलर इन दिल्ली मुंबई टू सेल्स जस्ट से मोबाइल फोन. ए लिमिटेड, एक तो ए लिमिटेड, ए डीलर इन दिल्ली रिसीव 2 मोबाइल फोन एंड एक्स लिमिटेड. ए डीलर, ये कुछ आपके यहां पर थोड़ा सा है, कोई इशू नहीं है. ए डीलर इन मुंबई रिसीव 1 मोबाइल फोन फ्रॉम XY. एक को 2 मोबाइल फोन मिल रहे हैं. तो ए लिमिटेड को तो मिल रहे हैं 2 मोबाइल फोन. मोबाइल दे रही है 2 मोबाइल फोन. और एक्स लिमिटेड को मिल रहा है 1 मोबाइल, 1 मोबाइल. ठीक है. एमआरपी है इसकी मोबाइल फोन की, एमआरपी से हमें मतलब है 25,000. उस पर डिस्काउंट है 22%. $5,500. तो वैल्यू कितनी आ गई? 19,500. वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट? 19,500. तो ऐसे केस में यहां 2 मोबाइल फोन की वैल्यू निकालें अपन. $39,000 और इसमें 1 मोबाइल फोन हुआ तो इस पे TDS 10%. अंडरस्टैंड 194 R में 10% 3,900 ए लिमिटेड में आ गया. और इसमें वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स लेस देन 20,000. TDS नहीं लगेगा ना, सीधी सी बात है. तो आंसर हो गया इसका 1 ए तो काटेगा 3,900 ए लिमिटेड का. यस, ए लिमिटेड एंड नो TDS फ्रॉम एक्स लिमिटेड. तो एक्स लिमिटेड का TDS नहीं कटेगा. क्यों? क्योंकि वहां पर 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए थी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स. 20,000 कम है, 19,500. तो स्टूडेंट देखो, मैंने आपको सारे के सारे जो MCQ बुकलेट ये आपके हैं वो तो ऑलरेडी पोर्टल पे आपको अपडेट कर रखी है. इसी तरह से आपको जो RTPM May 23 की ऑलरेडी सॉल्व अपने VSA चैनल पे आपके अवेलेबल है. यूट्यूब पे भी शायद आपको मिल जाएगी और VSA चैनल पे तो है ही है. साथ साथ नवंबर 23 की RTP मैंने आपको ये सॉल्व करा दी इनकम टैक्स की. जो बच्चों को मेनली स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप हमें MCQ सॉल्व करा दीजिए, तो MCQ किस तरह से सॉल्व करना है उसका पैटर्न आपको बता दिया और कैसे सॉल्व करनी है वो पूरी पूरी मैंने आपको एक एक क्वेश्चन खुद ने सॉल्व करा दिया है. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आप कहोगे तो वो भी मैं करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. उससे पहले मैं GST के MCQ भी करा देता हूँ क्योंकि बच्चे GST के MCQ भी करते हैं और GST तो मैंने कहा बहुत ईजी है. उसके MCQ भी और उसके क्वेश्चन भी मैं इमीडिएटली करा दूंगा क्योंकि उसमें तो टाइम लगता ही नहीं. आपको पता है GST के क्वेश्चन करने में, GST तो बहुत ईजी है. तो उसके अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको GST के MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ. तो आप देखो जो VSI के PDF के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं, VSI नोट्स में आपके प्रोविजन दिए गए वही पढ़ो, बाहर के नहीं पढ़ना क्योंकि CA इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन उससे कवर हो जाएंगे. बाहर के आप एडिशनल पढ़ के अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना.
तो जो आपको मैंने नोट्स करा रखे हैं, एक एक क्वेश्चन उससे सॉल्व हो गया है, और जो अपडेटेड जो नई चीज़ें आई थी वो भी मैंने करा रखी हैं। तो बाहर आप कंफ्यूज होकर कोई दूसरी चीज़ नहीं पढ़नी है आपको। तो ये आपको आई थिंक अच्छे से हो गया होगा स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।